So, good morning, children, and welcome back in your civics class. And I hope that you all are feeling very happy and very healthy and fine at home. मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी वीडियोस को ज़रूर देख रहे होंगे और वॉच कर रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ साथ आप घर पे पढ़ भी रहे होंगे. सो चिल्ड्रन, एज़ यू नो दैट कि हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में हमने जो है वो पार्ट 5 आपका शुरू किया था नागरिक शास्त्र थे, जिसका शीर्षक है संस्थाओं का कामकाज. हमने इस चैप्टर को पिछले लेक्चर में जो है हमने थोड़ा सा सारांशित वे में इसको थोड़ा सा हमने जो है कि इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स थे, जो इम्पॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण इसके जो शीर्षक थे जो इस चैप्टर के बीच में दिए हुए हैं और शुरू से अंत तक उस शीर्षकों का जो है वो पूरा भूमिका है इस चैप्टर को पढ़ने में. तो हमने पिछले लेक्चर में बच्चों उस चीज़ के बारे में, उन इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में हमने पढ़ा था. हमने आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करके और उसकी व्याख्या मैंने आपको और उसकी परिभाषाएं जो है हमने आपको पढ़ा था. और मैं आशा करती हूँ कि आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा और उन महत्वपूर्ण टर्म्स को आपने, उन शीर्षकों को आपने पढ़ा होगा और आपने सुना भी होगा. और वो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे वो पाठ के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो टर्म्स जो हैं इस पाठ में जो है वो शीर्षक इस पाठ में जो है वो दिए हुए हैं, जिसकी सहायता से हम पाठ को जो है विस्तारित रूप से जो है आज इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे. सो बच्चों, जैसा कि हमने शुरू किया था संस्थाओं का कामकाज, और संस्थाओं का कामकाज जानने से पहले हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि संस्था क्या है, ये इंस्टीट्यूशन क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्टीट्यूशन, यानी इस संस्था का क्या कार्य है. तो अगर हम बात करें अपने लोकतांत्रिक प्रणाली की, अगर हम बात करते हैं अपने लोकतंत्र देश की, तो यहाँ लोकतंत्र देश की यानी लोकतंत्र प्रणाली की जो व्यवस्था है, जो उनमें जो शासक हैं, जो रूलिंग पार्टी, जो रूलर्स हैं, उनकी कुछ उनको महत्वपूर्ण नियमों और कानूनों के अंतर्गत जो है वो काम करना पड़ता है या उनको कामकाज करना पड़ता है, वो अनिवार्य होता है. और ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो शासक होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो रूल करने वाले जो लोग होते हैं, उनको नियमों का पालन करना भी आवश्यक होता है और उनके अनुसार जो है वो काम करना भी महत्वपूर्ण होता है या अनिवार्य होता है. तो उन्हें भी संस्थाओं की आवश्यकता होती है और उन्हें भी संस्थाओं के भीतर रहकर ही उनको काम करना होता है. अब अगर हम बात करें अपने लोकतंत्र प्रणाली देश की बच्चों, तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो है वो संगठनात्मक शासन व्यवस्था है, यानी फेडरल गवर्नमेंट है. अब संगठनात्मक शासन व्यवस्था क्या है? अब संगठनात्मक शासन व्यवस्था यानी फेडरल टाइप ऑफ सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट टाइप ऑफ सिस्टम है. क्या है संगठनात्मक शासन व्यवस्था? क्या है संगठनात्मक शासन व्यवस्था? वो है या संगठनात्मक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें 2 सरकारें होती हैं. एक यूनियन गवर्नमेंट यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, और दूसरी होती है आपकी राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट. अब यूनियन गवर्नमेंट जो है आपका, उसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है यानी प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका जो हेड होता है वो आपका होता है मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर. अब यूनियन गवर्नमेंट, हम संस्थाओं की बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ संस्थाओं की बात आती है बच्चों कि अब यूनियन गवर्नमेंट में 3 इम्पॉर्टेंट मुख्य शाखाएं या मुख्य संस्थाएं होती हैं. वो 3 संस्थाएं हैं. आपका लेजिस्लेटिव यानी लेजिस्लेचर, जिसको विधानमंडल कहते हैं. दूसरा आपका है एग्जीक्यूटिव, जिसको हम कार्यपालिका कहते हैं. तीसरा आपका है जुडिशरी, जिसको हम न्यायपालिका कहते हैं. लेजिस्लेटिव होती है लॉ मेकिंग बॉडी यानी कानून बनाने वाली सभा, और एग्जीक्यूटिव होती है जो कानून लेजिस्लेटिव यानी विधानमंडल बनाता है उनको लागू करने की सभा. यानी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका का जो काम होता है कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना उनका कार्य होता है. तीसरी आपकी शाखा थी, तीसरा आपका इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, वो है आपका जुडिशरी. अब जुडिशरी से आप समझ ही सकते हैं इसके टाइटल से, इसके नाम से, कि जुडिशरी को हम कह सकते हैं न्यायपालिका यानी जस्टिस यानी न्याय देने का कार्य, या कोई विवाद, कोई झगड़ा या कोई विवाद, कोई ऐसा डिस्प्यूट, कोई ऐसा मतभेद हो, उसको निवारण करने हेतु ये सभा होती है.
तो ये 3 इंस्टीट्यूशन है बच्चों जो कि लोकतंत्र प्रणाली में या हमारे देश की प्रणाली में जो है संस्था है, और इनको भी कानून और नियमों के अनुसार ही काम करना होता है। और लोकतांत्रिक प्रणाली जो है इनको एक लोकतंत्र प्रणाली या सिस्टम को कामकाज करने के लिए इन संस्थाओं की आवश्यकता होती है। तो ये रहा आपका संस्था कि संस्था क्या है, संस्थाएं क्या है, और हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली जैसे हमारे व्यापक देश में इन संस्थाओं का क्या योगदान है या क्या भूमिका है। हम इस चैप्टर में आगे भी आपको और विस्तारित रूप से पढ़ाएंगे कि क्या क्या इन संस्थाओं का प्रभाव होता है और क्या इनका काम होता है। नाउ चिल्ड्रन, अब हम डिस्कशन करेंगे कि संघीय स्तर पे यानी फेडरल तरीके पे, फेडरल सिस्टम पे, संघीय तरीके पर जो शासन संबंधी शासन संबंधी जो निर्णय होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव से यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन से, जो गवर्नमेंट से संबंधित जो डिसीजन होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं, उनका वो निर्णय किस प्रकार लिया जाता है और कैसे लिए जाते हैं, और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, जो डिसीजन टेकिंग का जब पावर होता है, वो किन किन के पास होता है, यानी कौन कौन सी बॉडीज़, कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सी संस्था है जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति होती है। इन सब का वर्णन जो है हम इस पाठ में पढ़ेंगे। और ये बात स्पष्ट है बच्चों कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में यहाँ सरकार जो है वो निस्वार्थ यानी बिना स्वार्थ से जनता के हितों के लिए जो है वो कार्यक्रम बनाती है और उसका संचालन भी करती है, और उस पर जो है वो लॉज या कानून या कोई भी नीति जो है वो लागू करती है या उसको अपनाती है। यानी उनका जो इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में उनका जो इंटेंशन, उनका जो एक निश्चय होता है, जो इंटेंशन होता है, वो जनता की या पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है या जनता के हितों के लिए होता है। तो ये शासन व्यवस्था की एक निरंतर चलने वाली जो है वो प्रक्रिया है, जिसको हम आगे समझेंगे कि किस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं बच्चों, जो आपके पुस्तक में भी ये उदाहरण दिया हुआ है, और सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल है कि जो प्रमुख जो फैसले होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो नीतिगत फैसले होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है, जो इम्पॉर्टेंट नीतिगत फैसले होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं। इसको समझने के लिए हम एक आदेश, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण को लेते हैं जिसके द्वारा इस टॉपिक को हम अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं कि 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने एक कार्यपालिका, एक कार्यालय ज्ञापन यानी एक ऑफिस मेमोरेंडम यानी कार्यालय ज्ञापन पारित किया। 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने जो है वो एक कार्यालय ज्ञापन यानी ऑफिस मेमोरेंडम आदेश जो है वो उसको पारित किया, उसको बनाया, उसको लागू किया। अब ये सरकारी आदेश जो था वो उसकी जो संख्या नंबर थी, ये जो सरकारी आदेश था, ये जो ज्ञापन था, सरकारी ज्ञापन था, उसकी संख्या थी, आपके बुक में भी दिया हुआ है, वो है देखिए आपका OMN नंबर 360 और 36012 और डेट थी आपकी 13 अगस्त 1990 यानी 13/90। आपके बुक में भी बिल्कुल क्रमबद्ध दिया हुआ है बच्चों, आप अपनी बुक में ज़रूर देखिएगा कैसे दिया हुआ है, 36012/31/90। ये जो उस कार्यालय ज्ञापन की संख्या नंबर थी जिसको सरकार ने पारित किया था। ये एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नीतिगत निर्णय जो है वो लिए जाते हैं। तो बच्चों ये एक कार्यालय ज्ञापन था जो कि 13 अगस्त 1990 को भारत सरकार ने जो है वो पारित किया। अब बच्चों इसमें ये क्या था कि जो श्रमिक थे, जो कार्मिक थे, या पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी पब्लिक जन शिकायत पे या पब्लिक की शिकायत और पेंशन मंत्रालय के जो डिपार्टमेंट था, जो उनका विभाग था, उन विभाग के एक परीक्षण विभाग के एक संयुक्त अधिकारी ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यानी क्रमिक और पेंशन और जनहित जन शिकायत डिपार्टमेंट के एक प्रशासनिक विभाग के एक अधिकारी ने जो इस कार्यालय ज्ञापन पे अपने हस्ताक्षर किए, और उसके बाद ये हस्ताक्षर करते ही जो है ये एक लीगल जो है ज्ञापन के रूप में जो है वो सामने प्रस्तुत किया गया। अब बच्चों
अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो ये ज्ञापन था वो एक ही बहुत बड़ा ज्ञापन नहीं था। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि वो एक पृष्ठ का यानी एक पेज का ज्ञापन था। ये आमतौर की नोटिस की तरह था, जैसे कि हम अक्सर नोटिस आपने देखा होगा स्कूल की तरफ से भी आपको कभी नोटिस जाते हैं तो एक पेपर एक पृष्ठ का नोटिस होता है, पूरी डेट और ईयर के साथ होता है, हस्ताक्षर के साथ होता है, प्रधानाध्यापक या हस्ताक्षर के साथ जो होता है वो आपको एक नोटिस मिलती है। ठीक वैसे ही फॉर्मेट इस नोटिस का भी था कि डेट, तिथि और ईयर लिखा हुआ था और क्रमिक और जन शिकायत विभाग के एक प्रशिक्षण विभाग के एक जो है वो संयुक्त सचिव ने, एक अधिकारी ने इस पे हस्ताक्षर किए थे और ये एक सरकारी कार्यालय ज्ञापन के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये एक पेज की नोटिस थी जो आम नोटिस की तरह थी, लेकिन इसका महत्व क्यों इतना था? तो चिल्ड्रन ये आदेश जो था वो इतना महत्वपूर्ण क्यों था? हालांकि ये एक पृष्ठ का आदेश था जो कि सरकारी आदेश था, एक नॉर्मल सी नोटिस थी, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसमें जो मैटर था, जो सब्जेक्ट था, जो विषय वस्तु थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो बच्चों वो क्या विषय वस्तु थी इस आदेश के जो सब्जेक्ट मैटर था, विषय वस्तु थी, ये कंटेंट था, वो क्या था? बच्चों इस सरकारी आदेश में एक बहुत प्रमुख नीतिगत फैसला लिया गया था, यानी एक नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले की घोषणा की गई थी। वो ये थी कि भारत सरकार ने सरकारी पदों और सेवाओं में 27% यानी 27% जो सीट है, जो रिजर्व कोटा है, वो जो रिक्तियां थी, जो रिजर्व कोटा थी, वो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SEBC यानी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, यानी इस सरकारी घोषणा पत्र में इस सरकारी घोषणा पत्र, इस नीतिगत, ये एक ऐसी प्रमुख नीतिगत सरकारी फैसला था जिसमें भारत सरकार ने 27% यानी 27% रिक्तियाँ यानी रिजर्व कोटा पिछड़ी या कह सकते हैं कि रिक्तियाँ सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC यानी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए जो है वो उन्होंने ये घोषणा की थी कि 27% जो है वो इनके लिए जो है वो सीट जो होगी वो रिजर्व्ड होगी या आरक्षित होंगी। ये फैसला भारत सरकार ने लिया था। इस आदेश के घोषणा पत्र में ये घोषणा की गई थी कि 27% जो सीट्स होंगी वो 27% जो सीट्स होंगी वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC जो कि पिछड़े वर्ग को कहा गया था उसके लिए रिजर्व होंगी। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा वर्ग मान रही थी, जैसे बैकवर्ड क्लास या बैकवर्ड ट्राइब, यानी जैसे कह सकते हैं कि जो एजुकेशनली जो थी अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, उनके अलावा ये तीसरा वर्ग था जो कि पिछड़े जाति के रूप में जो है वो सामने आया था, और ये वर्ग ऐसा था जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास था। तो इनके लिए सरकार ने 27% जो है वो कोटा जो है वो उसने घोषणा की गई थी कि ये सरकारी पदों और सेवाओं में 27 सीट्स इनके लिए जो है वो आरक्षित होंगी यानी रिजर्व होंगी। तो अब तक जितने आरक्षण का जो मापन था, जो रिजर्वेशन कोटा का जो मापन था, वो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए था, यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए था। अब ये जो है अब ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग SEBC जो था वो उभर कर सामने आया, और उसके लिए ये जो तीसरे वर्ग के लिए जो है सरकार ने ये घोषणा की कि 27% जो है वो सीट इनके लिए आरक्षित होगी। और इसकी तैयारी जो है अब शासन जो है इस घोषणा को, इस प्रस्ताव को लागू करने की तैयारी या लागू करने की तैयारी हो रही थी, और इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही थी। और इसके लिए जो अन्य जो लोग थे, जो अन्य के 27% के अलावा जो लोग थे वो इन सीटों पे कंपटीशन या प्रतिभागी नहीं बन सकते हैं, ऐसा रूल, ऐसा घोषणा की गई थी।
अब इस तरीके के जो अब हम ये इस क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कि इस तरीके का नीतिपूर्ण जो है, यानी नीतिगत फैसला जो है, इस तरह का जो नीतिगत फैसला था, क्या इसको लेने में किन किन लोगों का हाथ था? क्या सिर्फ एक ही पर्सन का हाथ था जिसका हस्ताक्षर उस पर दिया गया था? जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति का तो सिर्फ भूमिका नहीं होगी जिसके हस्ताक्षर, जिस सचिव का हस्ताक्षर उस आदेश पे था। जाहिर सी बात है कि इस इतने बड़े नीतिगत फैसले, इतने इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण फैसले को सिर्फ एक आदमी तो अपने हस्ताक्षर से जो है वो हामी या सहमति नहीं देगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्या कोई पॉलिटिकल, क्या कोई राजनीतिक फैसला क्या इतना बड़ा होता है, क्या इसका कितना महत्व होता है उसका, या कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में? तो बच्चों सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में सरकार का एक विभाग था। सरकार के ना तो किसी एक विभाग की सहमति, ना तो एक व्यक्ति की संस्था के द्वारा की गई ये फैसला था, और ना किसी एक व्यक्ति के फैसले की सहमति से किया गया फैसला था, ना तो एक विभाग द्वारा किया गया ये फैसला था, और ना ही कोई एक सरकारी ऑफिसर का जो है वो सहमति थी। इसको लागू करने में बहुत सारे संस्थाओं का हाथ था, बहुत सारे जो इकाइयों का जो है वो योगदान था इस फैसले को जो है वो लागू करने में, इस फैसले को प्रस्ताव के रूप में परिवर्तित करने के लिए। अब बच्चों इसकी स्वीकृति के लिए सबसे पहले प्रस्ताव जो जैसा है वो संसद में जाता है। जैसा कि हम तो इसके निर्णायक नीतिगत फैसले को निर्णायक रूप देने के लिए बहुत सारी संस्थाओं या बहुत सारे लोगों का इसमें जो है वो भूमिका थी। इसमें बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया था। अब बच्चों इसको समझने के लिए पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार की 3 संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। वो है आपका, एक होता है आपका विधानमंडल, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है आपका न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेटिव जो है वो उसके दो सभा होती है, एक होती है राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। अब राज्यसभा में जो निर्वाचित जो वो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता द्वारा जो है चयनित होते हैं, और वो संसद में लोकसभा में अपने कार्यों का प्रतिपालन करते हैं। और लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो जो है वो 232 सदस्य जो होते हैं वो कैबिनेट यानी लोकसभा द्वारा जो है वो निर्वाचित होते हैं, लोकसभा सदस्य द्वारा निर्वाचित होते हैं। लेकिन 12 ऐसे सदस्य होते हैं बच्चों जो कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो कि जैसे कोई आर्टिस्ट है या कोई बड़ा व्यवसायिक है या कोई कलाकार है, तो वो 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो किसी एक फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, या जो किसी एक फील्ड में जो है उनकी प्रख्याति होती है। तो 12 ऐसे सदस्य होते हैं। तो बच्चों लोकसभा, राज्यसभा 2 सदन होते हैं पार्लियामेंट के, संसद के, यानी लेजिस्लेचर विधानमंडल में, यानी संसद में, यानी पार्लियामेंट जो है वो 2 होता है, वो है आपका राज्यसभा और लोकसभा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है बिल की, यानी ये जो प्रस्ताव रखा गया था, ये जो बिल रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था बच्चों, तो ये एक बिल था। ये बिल तब तक था जब तक इस पे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं थे। तो ये तब तक बिल था जब तक कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं थे। अब बच्चों इसमें क्या हुआ कि जब बिल पहले राज्यसभा में गई, वहाँ पे डिस्कशन हुआ, इस पे चर्चा हुई, और वहाँ से बिल जो है वो लोकसभा में हुई, वहाँ डिस्कशन, वहाँ चर्चा हुई। फिर इसके बाद ये बिल जो है वो राष्ट्रपति के पास गई, उनके हस्ताक्षर, उनके कंसेंट, उनकी सहमति के लिए। अब ये राष्ट्रपति पे डिपेंड रहता है कि वो इस बिल पे कोई अमेंडेशन करना चाहता हो, कोई अमेंडमेंट करना चाहता हो, या कोई सुझाव देना चाहता है, या उसमें कुछ बदलाव करना चाहता हो, या कुछ परिवर्तन करना चाहता हो। तो ये राष्ट्रपति को पूरा अधिकार होता है। तो वो उस पर अपने हस्ताक्षर तभी करता है जब पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड हो जाता है उस बिल से, उस प्रस्ताव से। अब जब उसका राष्ट्रपति का कंसेंट मिल जाता है, जब उसके हस्ताक्षर हो जाता है, तब ये बिल जो है वो कानून बन जाता है, यानी ये बिल लॉ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से बिल दोनों सदन से होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर तक आकर सीमित हो जाता है, और वहाँ पे ये बिल जो है वो एक कानून बन जाता है। तब जाके ये कानून का रूप होता है इसका।
तो बच्चों यहाँ पर इस निर्णय में इस सरकारी आदेश का इसका हम बात कर रहे थे कि इस सरकारी आदेश का निर्णय किन किन लोगों ने लिया। अभी हमने डिस्कशन किया राष्ट्रपति के बारे में, हमने अभी डिस्कशन किया लोकसभा राज्यसभा के बारे में। तो बच्चों सब आइए इसको समझते हैं कि किस इसके जो कैसी थी इसकी जो किस तरीके से जो इसका निर्णय जो है वो लिया गया। अब हमने अभी आपको समझाया कि संसद के जो में कानून निर्माण की जो क्या क्या प्रक्रिया होती है। अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि सरकार द्वारा निर्णय जो है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों संस्थाएं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी सरकार द्वारा लिए गए निर्णय में कार्यपालिका यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब कानून बन जाता है तब कार्यपालिका जो है सक्रिय हो जाती है। यानी लेजिस्लेटिव पहले कानून बनाता है, पहले उसको लॉ बनाता है, कानून बनाने की प्रक्रिया वो करता है, और जब वो बिल कानून बन जाता है तब कार्यपालिका जो है उसको इम्प्लीमेंट उसको लागू करने के लिए जो है वो सक्रिय हो जाती है। उसके बाद कानून को जो है वो कानून अच्छे से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो संचालन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका उत्तरदायित्व उसको देखना या सही ढंग से उस कानून को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या कोई उसको ऐसा तो उसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। ये सब चीज़ों का निरीक्षण, इस सब चीज़ों को देखने का कार्य जो होता है वो न्यायपालिका का होता है। लॉ मेकिंग बॉडी लेजिस्लेटिव विधानमंडल ने कानून बनाया और फिर उसको लागू कार्यपालिका ने किया, और जब लागू कानून जब बन गया, कार्यपालिका ने जब सक्रिय होकर उसने कानून बना लिया, तब ये कानून लागू ठीक से हुआ है कि नहीं, या इसका कोई उचित उपयोग हो रहा है कि नहीं, या इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को देखने के लिए न्यायपालिका जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका उत्तरदायित्व होता है न्यायपालिका के ऊपर। इस प्रकार नीतिगत निर्णय और उसके सही फंक्शंस, उसके सही कार्यों को देखने के लिए ये तीन संस्थाएं जो हैं एक साथ जो है वो उत्तरदायी हो जाती हैं। यानी किसी भारत सरकार या किसी सरकारी नीतिगत निर्णय का ठीक से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या उसका क्रियान्वयन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस प्रोसेस को देखने के लिए इन तीनों संस्थाएं यानी विधानमंडल, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों की जिम्मेदारी जो है वो बन जाती है। ये तीनों एक साथ उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों आज हम यहीं समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में जो है हम अपना नया शीर्षक शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है निर्माणकर्ता। तो आई होप कि आप ज़रूर समझ पाएंगे, और बच्चों आप ज़रूर वीडियो देखिए, प्लीज़ वॉच द वीडियो थरली, और अपनी बुक को भी एक बार ज़रूर पढ़िए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।